आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, वो पास्ट में कैसे थे, उनके रेस के बारे में, फिर देन उसके उनके डाउनफॉल के बारे में, किस तरह से उनका डाउनफॉल आया, किस तरह से वो अपने हिस्ट्री क्रिएट की उन्होंने। वो एक लेजेंडरी क्लब है, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या-क्या किया, आज हम उस पर बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक समय पे आइकॉनिक क्लब था, कि वो आइकॉनिक क्लब की जो वैल्यू है आज भी बरकरार है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का डाउनफॉल आया, आज हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं डाउनफॉल से। डाउनफॉल कहाँ से आया और क्यों आया? बहुत स्टार्ट होता है डाउनफॉल, जो सर एलेक्स फर्गुसन होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, जिस वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। एलेक्स फर्गुसन सर जो है वो 26 ईयर से मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंच रहे हैं, और 26 साल के करियर में उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 38 ट्रॉफीज जिताई। 13 बार जो है उन्होंने प्रीमियर लीग कप जीता, 5 बार जो है एफए कप जीता, 2 बार यूएफए चैंपियन लीग जीते हैं। एक पर्सन 26 साल तक एक क्लब का हेड कोच रहता है, एक मैनेजर होता है, तो उसको हर चीज पता होती है क्लब के बारे में, क्लब के कल्चर के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, उसका हिसाब से उसको बिल्ड करना चाहिए। उनके डीएनए में भरा हुआ रहता है ये सब चीजें। तो सोचिए उन्होंने क्या क्या किया होगा क्लब के लिए, और किस हिसाब से उन्होंने बिल्ड किया होगा क्लब। मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो है एलेक्स फर्गुसन को देखते हुए उनके अंडर में कुछ मैनेजर्स को रखना चाहिए था। सर एलेक्स फर्गुसन की फिलोसफी को थोड़ा रखना चाहिए था, ट्रांजेक्शन थोड़ा स्मूथ होता था इस वजह से। अगर देखा चाहे तो 26 साल का जो उन्होंने किया है, उसको सोचेंगे कि आते साथ ही वो चेंज कर देंगे, उसको रीबिल्ड कर देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद जो है सर एलेक्स फर्गुसन के जाने के बाद कंटिन्यूअस मैनेजर आए चले गए, आए गए आए गए, जिस वजह से क्या हुआ, क्या मैनेजर टिके नहीं। उसके बाद है टोटल 8 मैनेजर्स आए सर एलेक्स फर्गुसन जाने के बाद। कोई भी मैनेजर 2 से ज्यादा 3 साल के अराउंड कोई मैनेजर टिका नहीं। क्या हो रहा था कि जब मैनेजर आते थे वो अपने प्लेयर्स रिक्रूट करते थे, वो अपने प्लेयर्स को साइन करते थे, लेकिन वो साइनिंग की वजह से क्या होता था, क्या फिर परफॉर्म करते थे, बट जब वो लोग मैनेजर ही सेलेक्ट कर देते थे, तो जब नया मैनेजर आता था तो वो प्लेयर उनके इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते थे प्रॉपर। वो अपनी फिलोसफी के साथ खेलते थे, उनको अपनी फिलोसफी वाले प्लेयर चाहिए होते थे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। क्या होता है, मैनेजर चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम प्लेयर तो बार बार चेंज नहीं कर सकते ना। इसकी वजह से क्या होता था कि वो प्लेयर इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, या फिर क्या होता था वो प्लेयर जो है मैनेजर को सूट ही नहीं कर पाता था। तो एग्जाम्पल समझाओ तो भी कैसा है, एक मैनेजर होता है जो अपनी फॉर्मेशन 4-3 खिलाता है, लेकिन 4-3 में भी वो अपना एक सीएम रखता है। ठीक है, एक मैनेजर आता है वो सीएम रखता है, लेकिन अब जब मैनेजर चेंज होता है वो सोचता है कि मैं सीडीएम रखूं। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है, उसकी फिलोसफी भी चेंज हो जाती है, और प्लेयर्स में भी इश्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो मैनेजर है वो सीएम खिलाता है, वो सोचते हैं, नेक्स्ट मैनेजर आता है वो बोलता है कि वो सीएम खिलाना ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जो प्लेयर हमने परचेज किया सीएम वो यूजफुल ही नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था मैनचेस्टर यूनाइटेड का डाउनफॉल का। क्या होता है, प्लेयर को इन्वॉल्व होने में भी टाइम जाता है, हर प्रोसेस में इन्वॉल्व होना टाइम जाता है। कोई मैनेजर अपने हिसाब से चलता है तो वो ट्रेनिंग भी पूरी चेंजेस हो जाते हैं, ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्यूशन आता है, तो ये चीज ज्यादा अफेक्ट करता है। इस वजह से क्या हो रहा था, क्लब में स्टेबिलिटी ही नहीं रही। सर एलेक्स फर्गुसन के जाने के बाद डेविड बॉयज को लाया गया, ऐसे एवर्टन से। केवल वो एक सीजन मैनेज करते हैं, कम्युनिटी शील्ड लेके आते हैं, प्रीमियर लीग टेबल पे 7th फिनिश करते हैं। एक ही सीजन में मैनेजर को सैक कर दिया। उसके बाद जो है रायन गीसा है, केयर टेकर मैनेजर बने। देन उसका लुइस वान गाल है, उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 सीजन दिए। 2 सीजन में उन्होंने एक ट्रॉफी लाया जो एफए कप था। उसके बाद उनको सैक कर दिया गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड लेके आती है जोसे मोरिनो को। जोसे मोरिनो उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम था मैनेजर के नाम, और जोसे मोरिनो ने बड़ी बड़ी टीम को मैनेज किया था, जैसे रियल मैड्रिड हो गई, पोर्टो हो गई, चेल्सी हो गई, और इनको चैंपियन लीग भी जिताया, पोर्टो को जिताया। यहाँ पर भी जोसे मोरिनो आते हैं तो पहले फर्स्ट सीजन में एफए कप जिता देते हैं, और टेबल पे सेकंड फिनिश करवाते हैं, और कम्युनिटी शील्ड भी उनको जिताते हैं। तीसरे सीजन में जो है उनका स्टार्ट थोड़ा खराब सा रहता है, तो उनको सैक कर दिया जाता है। अराउंड उनको 2.5 का दिया जाता है मैनेजिंग के लिए ईयर्स। इंटरिम मैनेजर के नाम पे लेके आते हैं ओले गुनर सोल्शायर को। शुरुआत अच्छी होने की वजह से सब उनको परमानेंट मैनेजर बनाने के लिए बोल देते हैं, उनको बनाया जाता है परमानेंट मैनेजर। उनको 2 सीजन दिए, एक भी ट्रॉफी नहीं जितवा पाए वो। माइकल कैरिक आए, माइकल कैरिक से कुछ नहीं हुआ, फिर राग रानी को इंटरिम मैनेजर बनाया जाता है, फिर उनको सैक कर दिया जाता है। फिर अभी अप्रोच करते हैं एरिक टेन को। तीसरा सीजन डाउनफॉल का वो बैड रिक्रूटमेंट। क्या हो रहा था, जो नए नए मैनेजर आ रहे थे वो नए नए साइनिंग्स कर रहे थे, और उसमें क्या हो रहा था, जो खराब प्लेयर है उनको भी ज्यादा पैसे देके साइन किया जा रहा था। ये भी बहुत बड़ा रीजन हुआ। ये गलती जो है शुरुआत से की जा रही है, पहले से भी ऐसे ही होता था। प्राइस के प्लेयर होते थे उनको हाई प्राइस पे परचेज करना, जिस वजह से क्या हो रहा था कि फाइनेंस को भी इश्यूज आ रहे थे। जब नया मैनेजर आता था, जब नई साइनिंग्स होती थी, जब नया मैनेजर आता था, जब नई साइनिंग्स होती थी। और इसमें क्या हो रहा है कि पैसा भी ज्यादा जा रहा है। हर प्लेयर को क्या लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे, जो ज्यादा 5 साल 6 साल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था, जो एक प्लेयर है वो 2-2 3-3 मैनेजर के अंडर पे खेल रहा था, और मैनेजर के टैक्स फिक्स में बैठ नहीं रहा था। एंथनी को खरीदा गया, लास्मस हॉरेंस को खरीदा गया है अभी हाई वैल्यू पे। जो पिलर चल नहीं रहा है उसको हाई एक्सपेंसिव पे खरीदा गया है। फर्गसन सर के साथ जाने के बाद डेविस मॉयस, जिन्होंने साइनिंग करना स्टार्ट किया, जॉन माता को साइन किया, फेलिनी को साइन किया। फेलिनी और माता दोनों जोसे मोरिनो तक के रुके। 3 मैनेजर चेंज होने के बाद जोसे मोरिनो आए, और इतने टर्म तक वो रुके।
दोनों प्लेयर्स। डी मारिया की साइनिंग की गई जो अच्छा नहीं चला, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के भी चले जाते हैं। एंड्रे हेरेरा को भी साइन किया गया जो तो 2-4 साल पहले तक थे। शॉ को साइन किया गया जो अभी भी खेल रहे हैं। 7-8 साल पहले मार्शल को लिया गया, मार्शल को कोई भी मैनेजर नहीं खिला पाया प्रॉपर्ली। लुकाकू को लाया गया, हैरी मैगवायर को लाया गया, मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर। क्या कर रहे हैं वो? इतनी पुरानी पुरानी साइनिंग जो है अभी तक है जो खेल रही है। देख लो इस तरह से रीबिल्ड करेंगे तो हो गया फिर। अभी सोचे एरिक टेन हाग आए हैं, वो भारी मैनेजर हैं, अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन इनकी भी साइनिंग प्रॉपर नहीं चल रही है। एंथनी को साइन किए हैं, ओनाना को साइन किए हैं, मेसन माउंट को साइनिंग किया गया, क्या प्रॉपर खिला रहे हैं। एंथनी तो मुझे लगता नहीं 100 बिलियंस का डिजर्व करता है। जिडेन सैंचो के साथ भी ऐसा ही हुआ, ओले गनर ने साइन किया था उनको, एरिक टेन हाग को पसंद नहीं आ रहा है ना, उनकी बन रही है। इसमें क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बस फनी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये भी एक रीजन था डाउनफॉल का। हर मैनेजर की एक फिलॉसफी होती है, कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, कौन से प्लेयर से कैसा खिलवाना है, राइट बैक से कैसा खेलना है, सेंटर बैक की तरफ से किस तरह से खेलना है। हर मैनेजर की एक टैक्टिक होती है, उस तरह से वो खेलते हैं। फर्गुसन सर जैसे टैक्टिक खिला रहे थे, अगर ये टैक्टिक आने वाले मैनेजर पे खिलाते तो हो सकता था मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो डाउनफॉल आया वो ना होता। समझ सकते हैं कि जो भी मैनेजर्स आए थे, उनके बैक मैनेजर थे, उनके प्लेयर्स खरीदे हुए थे, तो वो काम नहीं आ पा रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, मैनेजर्स को भी पुराने प्लेयर से ही खिलाना पड़ रहा था। 2 साल हो जाता है, मैनेजर अपनी टैक्टिक्स में इन्वॉल्व होता है, वो फर्स्ट टीम बनाने जाता है, लेकिन क्या होता है, उसको सैक किया जाता है। इससे क्या हो गया, कोई भी मैनेजर को अपनी टैक्टिक को हाईलाइट करने का मौका ही नहीं मिला, वो अपने गेम प्ले को दिखा ही नहीं पाया। एक आता है पॉइंट ओनरशिप का। ओनरशिप भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्लब के लिए। जो ओनर्स होते हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स होता है, वो कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं क्लब को, और फाइनेंस इश्यूज करते हैं नहीं करते हैं वो डिपेंड करता है, जिस बहुत बड़ा पार्ट होता है। अभी रियल मैड्रिड को ही देख लो, रियल मैड्रिड के जो ओनर्स है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने किस तरह से काम किया है अपने रियल मैड्रिड के लिए, उन्होंने किस तरह से रियल मैड्रिड को फाइनेंस में फैसिलिटीज दी, किस तरह से फोकस किया उन्होंने, उनका गोल अचीव किया उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने वर्किंग किया। वैसे ही कोई भी ओनर एक क्लब को बना सकता है या फिर गिरा सकता है। एक ओनर होता है जो फुटबॉल का फैन होता है तो अपने क्लब के लिए बहुत कुछ करता है। अगर एक ओनर जो है पैसे के पीछे पागल रहता है तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे क्लब डूबे या बढ़े। वही प्रॉब्लम मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो ओनर्स थे उनके साथ हुआ। उनको सिर्फ पैसों से मतलब था, क्लब से मतलब नहीं था, फुटबॉल से मतलब नहीं था। जहां से पैसा आया वो खींच लेते थे। 2005 से जब से ग्लेजर्स आए हैं यही इशू रहा है, उन्होंने जितना भी पैसा आया है वो अपने जेब में डाले हैं, कभी क्लब पे खर्चा नहीं किया, क्लब पे फोकस नहीं किया। इन्वेस्टमेंट हुई लेकिन जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए थी वो हुई नहीं। बैड रिक्रूटमेंट हुए, प्लेसेस पे पैसा लगाया गया, प्रॉपर जगह पे पैसा ही नहीं लगाया। ओनरशिप का विजन ही बेकार था, जिसको सीईओ बनाया था वो भी प्रॉपर नहीं था, स्पोर्टिंग डायरेक्टर प्रॉपर नहीं, मार्केटिंग के लिए जो इंचार्ज थे वो भी प्रॉपर नहीं। सर एलेक्स फर्गुसन के बाद इन्होंने तो पूरी वाटी लगा दी क्लब की। अगला पॉइंट है फैसिलिटीज, जो ट्रेनिंग ग्राउंड की फैसिलिटीज हो गई, मॉडर्न ग्राउंड की फैसिलिटीज हो गई, ट्रेनिंग ग्राउंड में जो यूज होने वाले इक्विपमेंट हो गए वो प्रोवाइड ही नहीं करते थे प्रॉपर। दूसरे क्लब को देखिए वो कितने हाई फैसिलिटीज पर वर्किंग करते हैं। एकेडमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एकेडमी के प्लेयर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। जो खाली पैसे प्लेयर खरीदना, पैसे दे के प्लेयर को आगे बढ़ाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपके क्लब में ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्या होगा, क्या एकेडमी के जो प्लेयर हैं आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आगे अगर बढ़ेंगे तो कोई और क्लब में जाके खेलेंगे, आपका क्लब आगे ही नहीं बढ़ेगा इस चक्कर में कि वो फैसिलिटी आपके क्लब में मिलेगी नहीं जो फैसिलिटी उनको चाहिए, और दूसरे क्लब वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्लब में जाके ज्वाइन हो जाएंगे। क्या होगा कि जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे एकेडमिक प्लेयर हैं जो पास हो रहे हैं, अच्छे से पास हो रहे हैं, वो दूसरे क्लब में चले जा रहे हैं। जैसे फ्यूचर रोनाल्डो हो गया, रोनाल्डो ऐसा खेलने वाला पर्सन हो गया, वो आपके क्लब छोड़ के दूसरे और क्लब में चले जाएगा। रोनाल्डो ने भी ये चीज की रिकॉर्डिंग कंप्लीट की है कि जो इक्विपमेंट 2009-8 में थे वो इक्विपमेंट अभी भी यूज कर रहे हैं, वो नए इक्विपमेंट ही नहीं है। वही फैसिलिटीज जो 2008-9 में मिलती थी, वही कुक्स हैं जो अभी भी वही है, वही खाना खिला रहे हैं। ये मॉडर्न फुटबॉल हो गया है, अच्छी अच्छी चीजें लाना पड़ेगी। वेल मैड्रिड को देख लो, भाई मास मास लगा के खिलवा रहे हैं, अपने प्लेयर्स को दिलवा रहे हैं। इस तरह से मॉडर्न फुटबॉल से कंपटीशन ही नहीं कर पाओगे, उनको पॉप अप नहीं कर पाओगे आप। ये चीज रिसेंट परफॉर्मेंस में वगैरह में दिखा है, क्या कोई प्रॉपर वर्किंग ही नहीं है। इनका मोमेंटम ही डाउन हो गया है। जोसे मोरिन्यो के टाइम से जो मोमेंटम था उनको वो टाइम पे ही बैक किया जाता। जोसे मोरिन्यो के टाइम पे जो उनको फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे मांग रहे थे वही चीज दी जाती, तो आज ये टाइम नहीं देखना पड़ता। आई थिंक सो 2017 या 16-17 का सीजन था, जोसे मोरिन्यो टाइम पे थे, उनको अगर बैकिंग मिल जाती, उनको उस तरह की फैसिलिटीज मिल जाती, ओनर्स उनको सपोर्ट करते हैं, सैक करने की बजाय उनको बैक पे खड़े रहते हैं, उनके साथ देते, तो जिस हिसाब से वो चाह रहे थे उस हिसाब से उनके लिए साइनिंग होती, तो ये सब इश्यूज नहीं आते। और मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन से लेवल पे होती है। यही सब कुछ रीजन थे जिस वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है फेल होते नजर आ रही है। उनका यही वजह से डाउनफॉल गिरता जा रहा है और मार्केट वैल्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड की गिरती जा रही है। देखते हैं फ्यूचर्स में क्या होता है, नए ओनर आए हैं हमें तो इससे पता चलेगा। अभी देखते हैं कि कैसा डेवलप होता है, कैसा मैनेजर को बैकिंग मिलती है। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हम इस तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे अपने चैनल पे।